अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर शेयर कर दूं। जो पास्ट पेपर बेसिकली हमने आज करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अगर देखूं स्क्रीन आपको मोस्ट ऑफ शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, सीन ये है कि देखो यार, ये जो सेशन है जो मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ, ये सेशन एक्चुअली जून अटेम्प्ट के लिए है। जून अटेम्प्ट F5 एग्जाम के लिए ये सेशन है। इस सेशन में मकसद ये है कि हम लोग आने वाले जितने भी दिन हैं, यानी आज से लेके आने वाले एग्जाम डेट्स तक, एक पूरी सीरीज करेंगे। उस पूरी सीरीज में हम ऑन एन एवरेज जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से जो सीआर पास्ट पेपर्स में टेस्ट हो चुके हैं उनको करेंगे। ये सेशन, देखो यार, बात ये है कि सेशन में हम लोग चूंकि ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल में शुगल मेला सब कुछ साथ साथ होता है। इसमें उस लेवल की चीज तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि इस सेशन को जितना हम इंटरेक्टिव बना सके हम बनाएंगे, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, हम इस चीज को समझ भी सकें और अच्छे से टैकल अप कर सकें, क्योंकि एग्जाम में पास है। तो आप लोगों ने बस एक चीज ये करनी है मेरे साथ, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सेशन में हैं, एक चीज बस आप लोगों ने मेरे साथ ये करनी है कि रेगुलरली बस सेशन अटेंड करना है। रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी ये टाइम है, आप लोगों ने ये टाइम मुझे देना है, इस सेशन को देना है। उसका फायदा ये होगा आप लोगों को कि इंशाल्लाह आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको सीआर करने में, इवन कि इससे हमारे काफी एमसीक्यूज की भी वर्किंग होगी, वो करने में कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मेन चीज क्या होती है कि आखिरी 10 to 15 डेज जो होते हैं, वो उस चीज को जनरली कर रहे होते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजों में फंसे होते हैं कि ये चीज नहीं आती या ये चीज नहीं हो रही, तो वो उस प्रेशर में दिन के दिन जाया होते चले जाते हैं, जो कि मैं इस सेशन में चाह नहीं रहा कि हो। और इंशाल्लाह हम इस सेशन को बहुत इफेक्टिवली लेके चलें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे क्लास होगी। वीक में एक आधा दिन अगर हम ऑफ रखना चाहें तो रख लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन कोशिश यही होगी कि डेली बेसिस पे 8, 8:15 के पास पास हमारा सेशन स्टार्ट हो और ये सेशन चले थ्रू आउट, जो कहते हैं टिल योर एग्जाम, जिसमें हम सीआर को कवर अप कर सकें। अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो पहले मैं कवर अप करूंगा सारे डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स को, जिस तरह के सीवीपी, लिमिटिंग फैक्टर, प्राइसिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये जो टॉपिक्स हमने पार्ट बी के, जो कि डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर अप करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पहले हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाली साइड पे जाएंगे, उसको देखेंगे, और फिर एंड पे आखिरी जो सेशंस होंगे वो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग रिलेटेड होंगे, जिसमें हम ये पूरा जो पार्ट है सीआर का इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। मैं मानता हूँ कि एक जगह पे स्टिल बैठना, ऑनलाइन क्लास लेना थोड़ा सा बोरियत हो सकता है। आधे घंटे घंटे के बाद स्टूडेंट थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, तो मैं 5-7 मिनट की ब्रेक भी आप लोगों को साथ साथ देता रहूंगा, ताकि आप लोग बोर ना हो, इजीली आप सेशन को कर सको। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ सीरियस रहते हो तो मैं इंशाल्लाह आपको इस सेशन में काफी हद तक जो है ना सीआर को टैकल करना और उनको बेसिकली नॉलेज वाइज भी और एग्जाम वाइज भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह। बस आपने मोटिवेटेड रहना और मेरे साथ चलना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सेशन की बात जो है ना वो ये है कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ये सेशन रिकॉर्ड होंगे, तो मतलब रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड जरूर होंगे, लेकिन आपका इस सेशन में बैठना ज्यादा फायदेमंद है अगर आप जून में बैठ रहे हो। अगर आप सितंबर के लिए हो, नो इशू, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन अगर आप जून में बैठ रहे हो तो इस सेशन का फायदा ये होगा कि आप क्लास के दौरान ही जो आपके इश्यूज होंगे मुझसे डायरेक्टली जब आप पूछोगे तो यार टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा, सब कुछ होके। बाद में ऑब्वियसली व्हाट्सएप रिप्लाई कभी कभार लेट होते हैं, कभी कभार उस लेवल के समझ नहीं आ रहा होता, और बाद में वो चीज देख रहे होते, तो क्लास में बैठना, इंटरेक्टिव इंटरेक्शन के साथ सेशन करना आपके लिए भी और मेरे लिए भी फायदेमंद है कि हम एक इंजॉय करके सेशन को कंप्लीट करें। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखो, शुरू करते हैं। बात ये है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये है ये है सीवीपी। सीवीपी से रिलेटेड सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। देखो, सीआर करते वक्त एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, और वो ये, सीआर करते हुए एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, और वो ये कि आपने पहले ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं सीआर के वक्त, मैं आप लोगों को गलती बताता हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ एग्जाम टेक्निक्स भी साथ साथ बताऊंगा, तो ये बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पूरा पेपर में, उसके बाद रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट जब देखते हैं तो देखते हैं तो सोचते हैं अच्छा यार ये चीज जो है ये तो हाँ हमने क्वेश्चन में देखी थी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अरे भाई, दो मरतबा क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो, इतना टाइम कहाँ है। चलो ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन जब क्वेश्चंस लेंथी होंगे तो ये बड़ा टाइम इशू करेगा। इसीलिए पहले हमारे लिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है ए में, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर हेयर कंपनी। हमने कैलकुलेट करनी है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हेयर कंपनी के लिए। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो सिंपल नहीं है, वेटेड एवरेज है, तो हम निकाल लेंगे। 6 नंबर की इसकी रिक्वायरमेंट है। 6 नंबर का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई गेम है। अगर सिंपल होता तो ये 2-3 नंबर में भी निकलवा सकता था, लेकिन इसके अंदर कोई ना कहीं तो गेम होगी। देखते हैं कहाँ पे गेम है। कैलकुलेट द टोटल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है, ठीक है, फॉर हेयर कंपनी। ये भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। यूजिंग द ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड। अच्छा, अब के दौर में आपको कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ग्राफ बनाना हो। यानी अब ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। अब ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए नहीं आएंगे। तो जो ये वाली रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि आपने ना ग्राफ को ना बनाना है। तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे इससे जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन आप लोगों को अगर याद हो कि मल्टी प्रोडक्ट में मैंने जब ग्राफ बना के सिखाया जरूर था, बताया जरूर था कि जब ग्राफ बनाते हैं उसके लिए एक कैलकुलेशन बड़ी जरूरी होती है, जिसमें हम सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह सारा निकाल रहे होते हैं, सीरीज निकाल रहे होते हैं। उस कैलकुलेशन को मैं करना सिखाऊंगा। यानी आज की क्लास में ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन हम करेंगे उसकी, वो जरूरी है। और उसके बाद जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी उसको हम कमेंट भी करेंगे इसमें, देख लेंगे जो भी फाइंडिंग्स होगी और जो भी रेलिवेंट बात होगी वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले निकालना है, कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब सवाल क्या है, सवाल में वो कह रहे हैं हेयर कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर हेयर्स, कर्लर्स, स्ट्रेटनिंग आयरन्स एंड ड्रायर्स। 3 किस्म की इक्विपमेंट है। बजटेड सेल्स प्राइसेस एंड वॉल्यूम बताए हुए हैं, सेलिंग प्राइस बताई हुई है सबकी और यूनिट्स बताए हुए हैं सबके। अब वो कह रहा है ईच प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग डिफरेंट मिक्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेबर। हर प्रोडक्ट बना हुआ है, हर प्रोडक्ट बना हुआ है डिफरेंट मिक्स पे ऑफ सेम मटेरियल। यानी हर प्रोडक्ट पे मटेरियल और लेबर वही लगी है, लेकिन मिक्स डिफरेंट है, यानी रेशो डिफरेंट है। प्रोडक्ट एस, इसकी बात बता रहे हैं, ऑल्सो यूजेस न्यू रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी फॉर विच द कंपनी obtained a 10-year पेटेंट 2 years ago। वो कह रहे हैं जो प्रोडक्ट एस है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसका पेटेंट हमने कंपनी ने ले लिया है 2 साल पहले लिया था, 10 साल का पेटेंट। यानी पेटेंट का मतलब कि ओनली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। प्रोडक्ट एस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। बजटेड सेल्स वॉल्यूम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स हैव बीन कैलकुलेटेड बाय 10% ऑफ लास्ट ईयर सेल्स। वो कह रहे हैं कि अगर बजटेड सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो किस तरह कैलकुलेट होगा कि हम पिछले साल की सेल में 10% ऐड कर देंगे। ये सारी बात हम एडजस्ट करेंगे जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। आगे उसने क्या दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया है CSD का, सारे का, मटेरियल 1 मटेरियल 2, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर वेरिएबल हैं। जनरल फिक्स कॉस्ट वुड बी is expected to be 640,000 for next year। अब क्वेश्चन कुछ यूं है कि उसने आपको स्ट्रेट डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कोई टेक्निकल नहीं, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो आपको भी इस तरह का पास पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। इस क्लास में ऑब्वियसली फायदा उन्हीं को है जिन्होंने ये टॉपिक देखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी चीजों में मैं ऐसी ही बातें बता रहा हूँ कि आपको ये पता होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वो लेक्चर में वो चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको अगर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का पता हो तो वो सिंपल क्या थी, वो सिंपल क्या थी, याद करो, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन, सब सारे प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन, सारे प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन और सारे प्रोडक्ट की सेल्स, कंट्रीब्यूशन और नीचे सेल्स, कंट्रीब्यूशन और नीचे सेल्स लिखते थे, और प्रोडक्ट के जितने यूनिट से रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते थे, तो वेटेड एवरेज निकल आता था। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है एक्सेल पर। मुझे यहां तक, तुम स्टूडेंट्स मुझे बताओ चैट में कि तुम्हें क्वेश्चन की लॉजिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर तुम निकाल लो डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें समझ आ गया कि वो क्या पूछना चाह रहा है, और रिक्वायरमेंट में और डाटा से कुछ समझ आई है सवाल की या नहीं, यस या नो, कि किस हद तक समझ आई है, जरा बताओ चैट में, किस हद तक समझ आई है। अगर किसी को थोड़ी सी समझ आई है वो 50% लिख दे कि 50% समझ आई है। अगर किसी को पूरी समझ नहीं आई, नो इशू, वो लिख दे 50% समझ आई है। अगर किसी को फुल आ गई है तो वो बता दे फुल आई है।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, देखो यार, अगर मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो वो एक टाइम जो है ना वो ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं एक फास्ट बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमने तीन रिक्वायरमेंट्स करनी है। एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकालना है, एक हमें टोटल ब्रेक इवन निकालना है, और एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है जिसके लिए मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ाई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा, लेकिन लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम इसको सॉल्व करें एक्सेल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो एक्सेल पे होना है, आप लोगों ने तो एक्सेल पे करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको एक्सेल पे ही करें। हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन हमें फायदा होगा। ठीक है, मैं एक स्क्रीन ओपन करूँ एक्सेल की, एक्सेल ओपन करूँ, वहां पे करते हैं इसको, जस्ट 2 मिनट्स। मुझे बताओ, आप सबको स्क्रीन और एक्सेल दोनों नजर आ रहा है? क्वेश्चन और एक्सेल दोनों नजर आ रहे हैं? जरा एक दफा यस लिख दो, एक दफा यस लिख दो अगर आपको पूरी स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है, एक्सेल समेत। एक्टिव रहो, एक्टिव मेरा बच्चा, एक्टिव रहो। ये कोई ना हो गया कोई चैट ना कर रहा हो, चैट ना, जो अगर मैं कुछ सवाल पूछूं फौरन रिप्लाई करना, ताकि मेरी भी मोटिवेशन रहे कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, सिंपल बात ये है कि उसने आपसे पूछा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने हमसे हमारी पहली रिक्वायरमेंट किया कि हमने वेटेड एवरेज, हमने कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो फॉर हेयर कंपनी, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो अगर हम इसकी बात करें वेटेड एवरेज की, तो पहली रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पार्ट ए है, पार्ट ए है जिसमें हमें निकालना क्या है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब ऑब्वियस सी बात है, ये निकालने के लिए हमें सारे प्रोडक्ट्स, ये निकालने के लिए हमें सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का भी सबका चाहिए और सेल्स भी सबकी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखने लगा हूं, मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ सी, एस और डी। हमारे तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीन प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस में सारी वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में सारी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है, स्किल्ड लेबर है, क्योंकि उसने बताया था कि लेबर सारी वेरिएबल है, और दूसरी अनस्किल्ड लेबर है। हमारे पास ये सारी लेबर आ गई। ठीक है। अच्छा, अब लेबर के लिए हमें जो है वो अगर वो कभी वो उसने कुछ ना बताया तो एक मरतबा देख लेना कि वो सारी वेरिएबल है, फिक्स भी है, कभी कभार फिक्स भी होती है, उसको निकाल के कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी इस सवाल में सारी वेरिएबल है, सवाल में ये चीज मेंशन्ड है, सवाल में ये चीज मेंशन्ड है। जी अली भाई, क्या क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें, चैट में ही मुझे जरा क्वेश्चन लिख दें, चैट में ही क्वेश्चन लिख दें। अच्छा, अब अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, अगर हम तीनों की सेलिंग प्राइस देखिए, 110, 160 और 120, ये तीनों की सेलिंग प्राइस हो गई। मटेरियल 1 सबकी सबकी वैल्यू सारी लिखी हुई है, 12, उसके बाद मटेरियल 2 8, 16 और 14, ये सारी वैल्यूज लिख दी मैंने, क्वेश्चन से डायरेक्टली उठाई हैं। उसके बाद 28, 22, 34 और 20, ये सब की वैल्यूज आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उसके बाद तीसरे में क्या है, एक 16, 26, 22, 28, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालने के काबिल रहेंगे। तो यहां से मैं कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है, आपने इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सारी ये जितनी भी है, इसको करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी थी। वेट अ मिनट यार, इसको ना, 110 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 14, मैंने सारी सेलिंग प्राइस में सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट मैंने माइनस कर दी, और मेरे पास आंसर आ गया 16। अच्छा, अब यहाँ मैं तुम्हें एक बता दूं पॉइंट, मैं यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट बता दूं, और वो ये है कि अगर अगर जरा गौर से समझना, गौर से, अगर तुम लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, अगर अगर यहाँ पे तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन 60 आया है, तो इसके पीछे एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि इक्वल टू, ऊपर यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला, इसकी बात करूं, C17, C18, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब पता है बात क्या है, बात ये कि अगली जो कैलकुलेशन है ना, एस और डी, उसके लिए दोबारा से इक्वल टू ना करने बैठ जाना, इक्वल टू दिस एंड माइनस दिस दिस, बहुत टाइम लगेगा,
बहुत टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट ये है, इसका शॉर्टकट ये है कि तुम्हें बस जहां पे तुम्हारा आंसर आया है ना, तुमने कंट्रोल और सी दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल और सी, यानी कॉपी करना है आपने। एक बात याद रखना है, एक्सेल का ये रूल है, एक्सेल का ये रूल है कि एक्सेल का ये रूल है कि आप अगर किसी चीज को कॉपी करते हो वैल्यू को, तो वैल्यू कॉपी नहीं होती। ये बात याद रखना, जब भी किसी वैल्यू को कॉपी करते हो वैल्यू कॉपी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे लगा हुआ फॉर्मूला कॉपी होता है। अब पीछे लगा हुआ फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब जब मैं आगे आऊंगा, एस के नीचे आया ना, एस के नीचे आया और मुझे एस और डी दोनों के लिए चाहिए, मैंने दबाना है शिफ्ट। अगर किसी ने ये बात लिखनी है साथ लिख ले, ठीक है। कॉपी करूंगा और मैं चाहता हूं कि उसी सेम फॉर्मेट से, देखो ना, एस के लिए जो मैंने वर्किंग की है 110 में से सारी वैल्यूज माइनस की, जब मैं एक राइट पे जाऊंगा ना, एक सेल राइट पे जाऊंगा, एक सेल राइट पे जैसे ही शिफ्ट करूंगा और यहां वो चीज पेस्ट करूंगा, तो आंसर निकलेगा उस रेलिवेंट नंबर का जो अगली वैल्यूज है। यानी दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, मतलब 60 मैंने निकाला, इसको मैंने किया कॉपी। अब कॉपी पेस्ट का मतलब तो होता है कि वैल्यू कॉपी हो, लेकिन एक्सेल का ये रूल नहीं है। एक्सेल क्या करता है? कॉपी करता है फॉर्मूला। अब आप जब इससे आगे जाओगे, आज आप जब इससे आगे जाओगे, तो या एस पे जाओगे या डी पे जाओगे, जब आप पेस्ट करोगे, तो वो जब आप एक स्टेप आगे हुए ना, तो आपका जो फॉर्मूला है ना, वो भी एक स्टेप आगे हो जाएगा अगर आप पेस्ट करोगे। अब एस और डी का आपको इकट्ठी वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है? शिफ्ट दबाना है। एस एस पे आगे शिफ्ट दबाया और एक राइट मैंने किया, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों सिलेक्ट कर लिए। और डायरेक्टली कॉपी, कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करोगे, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो खुद बहुत ये वैल्यूज आ गई, खुद बहुत ये वैल्यूज आ गई। क्योंकि आप अगर अगर आप अलग अलग करने बैठोगे, अभी तो बहुत टाइम में लगा लो, लेकिन करते हुए आप बड़ी फास्ट होगी इस पे। अगर आप अलग अलग करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, और हो सकता है यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स हो, तो क्या 10 प्रोडक्ट्स की अलग कैलकुलेशन करोगे, अलग अलग लिखोगे, इक्वल टू फॉर्मूला बनाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक कॉपी करोगे, आगे सारों का पेस्ट खुद बहुत हो जाएगा। इस चीज को आपने आपने ट्राई करना है, इस चीज को आपने ट्राई करना है। मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें आती भी होंगी, लेकिन अगर नहीं आती तो इस चीज को आपने फॉर्मूला करते ट्राई करना है, टाइम जाया नहीं करना, टाइम जाया नहीं करना। अच्छा, अब आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन से आपने क्या निकालना है? क्योंकि आपको चाहिए, आपको आपको एक्चुअली निकालना है, एक्चुअल जो चीज निकालनी है वो निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, और वो भी वेटेड एवरेज में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो निकालना है, तो आपको इनको यूनिट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यूनिट्स कितने हैं तीनों के? 20,000। क्योंकि टोटल चाहिए ना, आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना यूनिट्स को, 22,000। और डी के कितने हैं? 26,000। तीनों की यूनिट्स लिखे। तीनों की यूनिट्स लिखने के बाद आपने क्या करना है? ये यूनिट्स आ गए, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब नीचे आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तीनों का, क्योंकि वेटेड एवरेज में हमारा फॉर्मूला यही होता है ना, वेटेड एवरेज में हमारा फॉर्मूला यही होता है ना कि हम हर हर यूनिट के, हर प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को, हम हर प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेलिवेंट यूनिट से। यानी सी की का कंट्रीब्यूशन 60 मल्टीप्लाई सी के यूनिट्स, प्लस एस का कंट्रीब्यूशन 56 मल्टीप्लाई उसके यूनिट्स, प्लस 28 का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई उसके यूनिट्स। तो मैं बेसिकली यहीं पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ एग्जैक्ट सीधा करके। तो अब 60 इंटू 20 का करूंगा तो ये आ गया 12 लाख, 1.2 मिलियन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉपी हुआ हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉपी हुआ हुआ है। मैं बस आगे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं बस आगे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी, ठीक है। जो जितनी भी वैल्यूज, तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई टोटल कंट्रीब्यूशन की, टोटल कंट्रीब्यूशन की। यानी मैंने तीनों प्रोडक्ट्स के अलहदा अलहदा टोटल कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तीनों प्रोडक्ट्स के अलहदा अलहदा टोटल कंट्रीब्यूशन निकालनी है। चलो। अली पूछ रहा है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट टू रोज बाय यूजिंग मर्ज। यार अगर उससे आंसर्स आ रहे हैं, मतलब जिस तरह आप कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही, लेकिन अगर उससे आंसर निकल रहे हैं और प्रॉपर फॉर्मूला लग रहा है, प्रॉपर फॉर्मूला बैठ रहा है जाके, जिस तरह यहाँ पे फॉर्मूला 60 से 56 आने पे ऊपर देखो, ऊपर यहाँ देखो, यहाँ पे जब आप 60 पे थे, अभी ऊपर ही देखना आप लोगों ने, जब मैं 60 पे क्लिक करूंगा तो सी वाला फॉर्मूला अगर वो शिफ्ट हो रहा है सही से, तो फिर आप कर सकते हो अगर आंसर्स आ रहे हैं। एक दफा मैं मुझे करके उसकी वीडियो बना के फोन से मुझे एक दफा भेज भी देना, मैं एक दफा देख भी लूंगा इस चीज को जो आप बोल रहे हो। अच्छा, अब तीनों के टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए। हमें अब क्या करना है? सेल्स भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो, हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, ये ऊपर ये देखो, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं, ये लो बोल्ड कर दिया। और नीचे यूनिट्स गिवन है, तो मैं इजीली टोटल सेल्स भी तो निकाल सकता हूँ।
मैं इजीली टोटल सेल्स भी निकाल सकता हूँ। किस तरह? इक्वल टू, मेरे पास है यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स है सेल्स यूनिट्स, मल्टीप्लाई उसकी सेलिंग प्राइस 110। ये मेरे पास सेल्स आ गई पहले की। और अब मैंने बस क्या करना है, कॉपी एंड देन पेस्ट। जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरे पास टोटल सेल्स आ गई सबकी। मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन और तीनों प्रोडक्ट्स की सेल्स दोनों कैलकुलेट हो गई। दोनों कैलकुलेट हो गई। अब बस क्या करना है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी है। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होती है कि तीनों के कंट्रीब्यूशन ऐड कर दूंगा डिवाइड बाय तीनों का सेल्स। वैसे तो मैं इनका सम भी ले सकता हूँ, यानी कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं, टोटल सम लेके भी कर सकता हूँ और वैसे डायरेक्टली ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। अगर मैं टोटल करूँ इक्वल टू ये तीनों को, अगर मैं टोटल करूँ, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। और यहां से कॉपी करके जब मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो फॉर्मूला भी नीचे गया है। देखो, जब मैंने यहाँ पे 31,60,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन तो जो था उसको मैंने कॉपी किया तो फॉर्मूला कॉपी हुआ, क्योंकि रूल है एक्सेल का। जब मैं एक नीचे गया तो वो फिर अपने जो सेल्स की जो वैल्यू थी, यानी कि अगर C25 में सब कुछ हो रहा था, C25, D25 और E25 में सब कुछ हो रहा था, तो वो एक नीचे चला गया, C26, D26 और E26। ये देखना, मैं नीचे जाऊंगा ऊपर फॉर्मूला देखो खुद बहुत शिफ्ट हो गया और ये वैल्यूज आ गई। और अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन तीनों प्रोडक्ट्स का डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ये आ गया 0.3574, 0.3574। या इसको अगर हम परसेंटेज में करें, यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहे तो हम मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। 35.75%, 35.746661% हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। मुझे बताओ यहां तक जो मैंने किया आप लोगों को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है यहां तक पूछ लो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। जी सर, क्लियर है। सर आपने सेल्स कैसे कैलकुलेट की है? सेल्स कैसे कैलकुलेट किए? सेल्स ऐसे कैलकुलेट किए भाई कि ये जो सेल्स यूनिट्स गिवन है ना मेरे पास, 20,000, 22 और 26। अगर ऊपर देखिए 20,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस ऊपर ये देखो सबसे पहले 110 गिवन थी। तो बस मैंने वो फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू C24 जिसमें सेल्स यूनिट्स है, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस जिसमें C17। तो किया तो आंसर आया। उसके बाद कॉपी किया और यहाँ पे कॉपी किया और आगे जब मैंने पेस्ट किया तो फॉर्मूला भी आगे ड्राइव होगा। तो वो उस तरह से फॉर्मूला आगे ड्राइव हो गया, यानी कि बेसिकली ये 22,000 की यूनिट्स और उसके ऊपर 160 की सेल, 26,000 यूनिट्स, उसके आगे 120 की सेलिंग प्राइस, तो उससे फाइनल आंसर निकला। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ पूरी हो गई। भाई पता है इस पूरी रिक्वायरमेंट के कितने मार्क्स दिए थे, याद है? याद है, 6 मार्क्स थे इस रिक्वायरमेंट के। और मैं अगर सच बताऊं, अगर तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालने का बेसिकली, तो तुम लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर बहुत मतलब अपनी तरफ से बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा के एक एक चीज की, लेकिन जब तुम पेपर में बैठोगे, क्योंकि एग्जामिनर को मेन चीज चाहिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब ये सारा का सारा तुम वन लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ब्रैकेट यूज करनी पड़ेंगी और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कोशिश करो, अगर एक्सेल पे बहुत एक्सपर्ट हो फिर वैसे जाओ, अगर नहीं हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी होके करो। कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को एट लास्ट तुम लेंथी लिख रहे हो, कम लिख रहे हो, तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए। तो लिख रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो फिर उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कैलकुलेट, आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, कैलकुलेट द टोटल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर हेयर कंपनी। कैलकुलेट द टोटल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर हेयर कंपनी। अब आपने ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है। अब मजे की बात यह है कि आप लोगों ने आधी से ज्यादा वर्किंग तो की हुई है, और वो क्या, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो तो निकाली हुई है। अब बस ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू निकालना है। तो पार्ट बी में सिंपल क्या करोगे, आप लिखोगे जाके कि ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद करो, टोटल फिक्स कॉस्ट यहां मैं लिख लेता हूँ, ये लो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो, और वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है। ये बात याद रहे,
ये बात याद रहे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर तुम कोई भी फॉर्मूला कॉपी करोगे, अगर तुम कोई भी वैल्यू कॉपी करोगे फॉर्मूला कॉपी होगा। अब कभी कभार ये भी तो हो सकता है, कभी कभार ये भी तो हो सकता है कि तुम लोगों को कोई वैल्यू कॉपी करनी है, कोई वैल्यू कॉपी करनी है, यानी वैल्यू ही कॉपी करनी है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जिस सेल में तुम्हें जाके लिखना है ना, जैसे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में अपने हाथ से मतलब कीबोर्ड से 35.74661 ना लिखूं, बल्कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट रेफरेंस डालूं। तो रेफरेंस डालने का तरीका ये होता है इक्वल करके ऊपर जाओ, उस वैल्यू के ऊपर क्लिक कर दो तो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। उस केस में फिर वैल्यू आएगी अगर तुम इक्वल डाल के करोगे। अगर तुम कॉपी करके करोगे तो फॉर्मूला कॉपी होगा, और अगर वैल्यू लेके जाना चाहते हो तो जहां वैल्यू लेके जाना चाहते हो वहां रेफरेंस डाल दो, इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा के बस ऊपर से आपने वो उठाना है, वैल्यू उठानी, वो उसको क्लिक करना है सेल को, खुद ब खुद वो वैल्यू आपके सेल में आ जाएगी। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो गिवन है, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, वो कह रहा है जनरल फिक्स ओवरहेड इज 640,000। 640,000 की जनरल फिक्स ओवरहेड है, 640,000 की जनरल फिक्स ओवरहेड है, ये आपने लिख दिए। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन कैसे आएगा, बस आपने इक्वल टू 640,000 डिवाइडेड बाय 35.74661 करना है। ठीक है, और एक मिनट मल्टीप्लाई इसको ना, बेसिकली परसेंटेज में नहीं है, हम इसको परसेंटेज या तो परसेंटेज का साइन लगाते हैं या फिर इसको यहाँ से 100 करके 0 ये यूज करके इस तरह लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे, क्योंकि परसेंटेज का या तो साइन लगाया हो या फिर 0.357 इस तरह लिख देते हैं हम। ठीक है, उस लिहाज से किया तो हमारा ब्रेक इवन इन रेवेन्यू क्या है, 1790380। 1790380 हमारा ये ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ गया। यानी मतलब ये है कि हमने वही कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वेटेड एवरेज जो निकली हुई थी, टोटल फिक्स कॉस्ट को उस पर डिवाइड करके आंसर निकाल लिया, हमारा इतना रेवेन्यू होगा तो हम ब्रेक इवन अचीव कर पाएंगे। और ये रिक्वायरमेंट कितनी थी आपकी, 2 डेसिमल प्लेसेस की। तो ये आपके 2 नंबर यहाँ पे भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिक्स कॉस्ट भी गिवन थी और वेटेड एवरेज भी आपने कैलकुलेट किया हुआ था, बस आपको डिवाइड ही करना था एक्चुअली, इफेक्टिवली, और कुछ करना नहीं था इसमें वैसे। अच्छा, ब्रेक इवन होता क्या है, देखो अली, ब्रेक इवन होता क्या है, ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके कंपनी का जो लॉस है वो खत्म हो जाए और कंपनी 0 पॉइंट पे पहुंचे। यानी कि मैंने एक कारोबार किया, ठीक है, और मेरा वो कारोबार चल रहा है, सही से चल रहा है, मैं चला रहा हूँ हर महीने। अब हर महीने मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी फिक्स कॉस्ट है। तो मुझे पहले कुछ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे अपना वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो हो सकता है कि जब तक मैं अपनी बिजली का बिल या रेंट या वो कवर नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है तब तक क्या होगा, तब तक तो मैं लॉस में रहूंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं वो सारे खर्चे कवर अप कर चुका हूंगा, और अब ये पॉइंट है कि इससे आगे मैं कुछ बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। तो वो पॉइंट जहां ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, बेसिकली वो होता है ब्रेक इवन। अब आप रियल टाइम रेफरेंस पे पूछ रहे हो, तो रियल टाइम रेफरेंस पे हर बिजनेस ब्रेक इवन कैलकुलेट करता है। वो हर बिजनेस अपनी फिक्स कॉस्ट देखता है, उसको डिवाइड करता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से, और उससे उसको पता चल जाता है कि मैं इतनी सेल करूंगा तो मेरा जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा, इससे ऊपर मुझे सारा प्रॉफिट है। तो हर बिजनेस अपनी कैलकुलेशन में, मैनेजमेंट इस चीज को देख रही होती है कि हमें ब्रेक इवन कब अचीव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाकी सब बताओ, बाकी स्टूडेंट्स बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आगे है रिक्वायरमेंट सी। रिक्वायरमेंट सी क्या है, क्योंकि हमें ग्राफ तो बनाना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है उसके लिए। अब अगर तुम्हें कैलकुलेशन याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें कैलकुलेशन याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी किसी प्रोडक्ट, यहाँ पे सी, एस और डी 3 प्रोडक्ट्स हैं, जब भी तुम्हें मल्टी प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना होता है और देखना होता है कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन में सबसे पहला काम तुम क्या करते हो, सब की कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालते हो, सबकी अलहदा से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालते हो, सबकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल के रैंकिंग होती है। क्योंकि क्यों, क्योंकि देखो, जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो क्या, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि मतलब उस केस में तुम फिर कॉन्ट्रीब्यू ये देखोगे ना कि हम पहले वो वाला प्रोडक्ट बनाएं या बेचें
जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बना के दे रहा है पर सेल्स रेशो, यानी सेल्स के ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूशन बना के दे रहा है। अगर तुम 10 रुपए की एक चीज बेच रहे हो, 2 रुपए मिल रहे हैं, और एक जगह 10 की चीज बेच रहे हो, 5 रुपए मिल रहे हैं उस पर प्रॉफिट, तो तुम वही बेचोगे ना जिसपे 5 रुपए मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रैंकिंग की जाती है पहले, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें पहले बेचना है ताकि ब्रेक इवन अचीव हो। ठीक है, तो वो किसना पता चलेगा कि सबकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हम पहले निकालेंगे और रैंकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो है ना रैंकिंग है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, मैं रेफरेंस ऊपर से डालूंगा, मैं रेफरेंस ऊपर से डालूंगा, मेरे पास ऊपर कंट्रीब्यूशन गिवन है सबका, ये देखो मेरे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गिवन है ना, ये देखो कंट्रीब्यूशन, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय ये नीचे टोटल सेल्स है। जब, और यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं निकलेगा, यहाँ पे हर प्रोडक्ट की अलग अलग निकलेगी, क्योंकि रैंकिंग होनी है हर प्रोडक्ट की, क्योंकि रैंकिंग होनी है तो इसलिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल लूँ। ठीक है, पहले की कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाली 0.545455। ठीक है, पहले कैसे आई, ऊपर से ही रेफरेंस बनाया, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स, और बस मैं इसको यहीं पे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वहां से कॉपी हुआ हुआ है, हमारा फॉर्मूला वहां पे रेफरेंस हुआ हुआ है। हम एक सेल आगे आएंगे, एक कॉलम आगे आएंगे, तो खुद बहुत क्या होगा कि वो फॉर्मूला भी एक कॉलम आगे चले जाएगा, एक और कॉलम आगे जाएंगे वो एक और आगे चले जाएगा, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल ली। ठीक है, अब इसकी बेस पे मुझे करनी है रैंकिंग, इसकी बेस पे मुझे करनी है रैंकिंग। ठीक है, अगर हम रैंकिंग करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे ऑब्वियसली वो क्या होगा, 1, ये सी होगा। फिर दूसरा, ओहो, दूसरा होगा एस, और तीसरा होगा डी। यानी मैंने रैंकिंग कर दी और तीनों मुझे पता चल गया कि पहले मुझे सी बनाना है फिर एस, और अभी तो ये तुक्के से जो है वो एक ही सीक्वेंस में आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे पहले डी हो रहा होता फिर एस हो रहा होता, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रैंकिंग हो गई। अब मुझे इस रैंकिंग की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन किस तरह करनी है ये बात आपने याद रखनी है। कैलकुलेशन जनरली आएगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखा इसलिए रहा हूं ताकि तुम लोगों को पता हो कि अगर कभी ग्राफ बनाना हो, आनी नहीं है लेकिन पता हो, नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमने हर प्रोडक्ट की, यानी पहले हमारे पास सी है, फिर हमारे पास एस है, फिर हमारे पास डी है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास, हमने इन सारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे बेसिकली लिखनी है इस कैलकुलेशन में। सबसे पहले ग्राफ से पहले हम जो लिखते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, ये लिखते हैं। सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट ये लिखते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसी से आगे हमने ना वो जो ग्राफ के जो प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जहां हमने प्लॉट करना होता है वो हमने डिसाइड करने होते हैं। अब बनाना तो हमने है नहीं, बस कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले सेल्स पे, बात करते हैं सी की सेल्स पे, फिर सी के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, फिर सी के प्रॉफिट पे। अगर हम सी की सेल्स की बात करें तो वो मेरा ख्याल है मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये देखो सी की सेल्स ऑलरेडी निकली हुई है, देखो 22 लाख के ऊपर। मैंने जस्ट रेफरेंस डाला, सी की सेल्स आ गई। मैंने जस्ट रेफरेंस डाला, सी की सेल्स आ गई। ठीक है, मैंने जस्ट रेफरेंस डाला, सी की सेल्स आ गई। अच्छा, उसके बाद ओहो, मुझे आगे क्यूमुलेटिव भी करना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव भी इसमें होता है ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी मैंने ऑलरेडी मेरा है निकाला हुआ है, ये देखो कंट्रीब्यूशन क्या था, 12 लाख, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी की सेल्स भी लिख दी और सी का कंट्रीब्यूशन भी लिख दिया, सी की सेल्स भी लिख दी और सी का कंट्रीब्यूशन भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है प्रॉफिट। अच्छा, 1 मिनट गाइस, ये ना मीटिंग है, लेस देन 1 मिनट एंड हो रही है, मैं 1 मिनट में जूम की सब्सक्रिप्शन खरीद लूँ, 1 मिनट में बस पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन खरीद के रीज्वाइन करता हूँ सेम लिंक पे। तुम लोग बस 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट बाद रीज्वाइन कर लेना। अभी मीटिंग एंड होने लगी है, वो मैं भूल गया था सब्सक्रिप्शन खरीदना, खरीद के जूम की सब्सक्रिप्शन, फिर हमारा ये टाइमिंग का इशू नहीं होगा, इजी सीन रहेगा, खुली क्लास रहेगी। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ, रीज्वाइन करो, या 5 मिनट में कर लेना खुद बहुत सही है।